नमस्कार, न्यूज पॉइंट में आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल है। स्वागत है। मैं हूं राजीव और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। आपका भी स्वागत है अमलेंदु जी। जी धन्यवाद। तो दोस्तों, कल रात उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दो साधुओं की हत्या हो गई। हत्या का आरोपी पकड़ा गया। खबर चर्चा में आज सुबह से है और यह खबर इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र के पालघर में दो साधुओं सहित 3 लोगों की हत्या हो गई थी। इस हत्या के 100 से ज्यादा आरोपियों को पकड़ा गया है। क्योंकि मामला मॉब लिंचिंग का है, इसलिए इतने सारे आरोपी हैं। इनमें 9 नाबालिग भी हैं। मैं बात पालघर की हत्या का कर रहा हूं जिसमें 3 लोगों की हत्या हुई थी। लेकिन बुलंदशहर में जो घटना घटी है उसमें पुलिस के मुताबिक ये हत्या जिस आदमी ने की है वो नशे की हालत में पकड़ा गया है और कहा जा रहा है कि उसने साधु बाबा का चिमटा 2 दिन पहले गायब किया था, जिस वजह से बाबा ने उसे डांटा था और इस नाराजगी से उसने शायद हत्या कर दी। अब दोनों मामलों पर अगर गौर फरमाएं तो हम पाएंगे कि दोनों घटनाओं में एक ही समानता यानी एक ही तरह की सिमिलरिटी है। वो ये है कि मृतक साधु संत समुदाय से हैं, लेकिन इन दोनों मामलों में किसी विशेष धर्म या समुदाय से कोई लेना देना नहीं है। यानी किसी नफरत या सांप्रदायिकता के नाम पर इन दोनों घटनाओं को अंजाम नहीं दिया गया है। लिहाजा इन दोनों मामलों पर किसी तरह की सियासत करना या इन्हें सनसनीखेज मामले की तरह पेश करना गलत होगा। ऐसे भी हत्या चाहे आम आदमी की हो या किसी संत की, किसी के प्राण लेना कानूनी और नैतिक दोनों ही तौर पर गलत है। लेकिन हमारे देश में किसी चिंगारी को कैसे आग में तब्दील करना है, इसके एक्सपर्ट्स यानी विशेषज्ञों की कमी भी नहीं है। और खासकर सियासी फायदा उठाने के लिए या जबरन अल्पसंख्यकों को कटघरे में खड़े करने के लिए ऐसे एक्सपर्ट्स 24 घंटे आपको तैयार मिलेंगे। मैं ऐसे महानुभावों की चर्चा भी करूंगा, लेकिन उससे पहले एक कमेंट में जल्दी से अमलेंदु उपाध्याय जी से लेना चाहता हूं कि अमलेंदु जी, दोनों मामले आप देख रहे हैं और दोनों अलग अलग प्रदेशों के का मामला है। एक मामला जो है वो महाराष्ट्र का है तो दूसरा यूपी का है। दोनों की सरकारें अलग हैं। एक जगह कांग्रेस और एनसीपी और शिवसेना की सरकार है महाराष्ट्र में, तो दूसरी जगह जो है उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है। योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम हैं। तो घटनाक्रम भी अलग है और सरकारें अलग हैं, सब कुछ अलग है। लेकिन जो विशेष टिप्पणी करने वाले लोग हैं उनका नजरिया एक हो रहा है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए एक तो ये कहेंगे कि दोनों घटनाएं जो हैं वो निंदनीय हैं और दोनों घटनाओं का किसी भी तरीके से कोई कम्युनल एंगल नहीं था। और जिन लोगों ने पालघर की घटना को कम्युनल एंगल दिया वो इस समय जो है इस पे चुप्पी लगा के बैठ गए हैं। अब कोई ट्रेंड नहीं कर रहा जस्टिस फॉर हिंदू साधुस। किसी की जो है सोशल मीडिया पे डीपी चेंज नहीं हो रही जस्टिस फॉर हिंदू साधुस। तो क्या हिंदू साधुस को न्याय केवल महाराष्ट्र में ही चाहिए, उत्तर प्रदेश में नहीं चाहिए? और वैसे भी उत्तर प्रदेश जो है, जब से योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, अपराधों में यहाँ जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश में जेलों में हत्याएं हो रही हैं, अदालतों में हत्याएं हो रही हैं, साधुओं की हत्याएं हो रही हैं। और ये उत्तर प्रदेश में साधुओं की कोई पहली हत्या नहीं है। इससे पहले भी अलीगढ़ में जो साधुओं की हत्या हो चुकी है और उसके जवाब में था पुलिस ने जो फर्जी एनकाउंटर्स किए थे, उस पर काफ़ी बवाल हुआ था उस समय भी। तो ये घटनाएं जो इस तरीके की उत्तर प्रदेश में बहुत हो रही हैं। और ये लॉकडाउन जब से लागू हुआ है, सब जगह लॉकडाउन में जो है अपराधों में कमी आई है। उत्तर प्रदेश अकेला ऐसा राज्य है जहां लॉकडाउन में भी मॉब लिंचिंग हो रही है और हत्याएं हो रही हैं लगातार और अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा है। ये उत्तर प्रदेश अकेला ऐसा राज्य है। मुझे लगता है कि लोगों को अपराध के नज़रिए से देखना चाहिए, इसको राजनीति की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। लेकिन जब आप अपराध के ऊपर भी राजनीति करने लगते हैं तो आपकी मानसिकता जो है स्वयं अपराधी होती है, इसलिए आप उसको जो है राजनीतिक नज़रिए और धार्मिक नज़रिए या कम्युनल एंगल से उसको देखने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि ये सही समय है कि जिस समय नफरत के पुजारी जो हैं और नफरत के जो भड़काने वाले लोग हैं उनको अपने अंदर झांक कर देखने की आवश्यकता है कि आप जो नफरत फैलाते हैं, जो आप आग भड़काते हैं, उसके नतीजे क्या निकला करते हैं। बहुत जो है देश का आपने नुकसान कर लिया है। अब कम से कम देश के ऊपर रहम खाइए, देश के ऊपर अपने जो है कृपा बनाए रखिए, अपने सांप्रदायिक एजेंडे को घर के अंदर रखिए और देश को चैन और अमन से जीने दीजिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको थोड़ा सा मैं और आगे ले जाऊंगा कि रिपब्लिक टीवी के एक मैनेजिंग एडिटर हैं, आपको पता होगा, अर्नब गोस्वामी। अर्नब गोस्वामी को देश में बहुत से लोग तेजतर्रार पत्रकार मानते हैं, लेकिन अपने टीवी चैनल पर पालघर मसले पर उन्होंने जिस तरह चीख चीख कर सारा दोष सोनिया गांधी पर मढ़ने की कोशिश की थी, आप सबको याद होगा, वो किसी लिहाज से पत्रकारिता नहीं थी, बल्कि सीधे तौर पर सोनिया गांधी की छवि खराब करने के साथ देश का सांप्रदायिक माहौल
बिगाड़ने की कोशिश की थी उन्होंने, जिसके बाद देश के कुछ हिस्सों में अर्नब गोस्वामी पर एफआईआर दर्ज कराई गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से यह भी आपको पता है कि उन्हें फिलहाल राहत मिल गई है 3 हफ्ते की। इधर सोमवार को यानी कि कल ही मुंबई के एक स्थानीय कांग्रेस नेता द्वारा दर्ज कराए गए मामले के आधार पर मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी से करीब 12 घंटे पूछताछ की है। सत्ता के करीबी माने जाने वाले एक राष्ट्रीय स्तर के स्वघोषित पत्रकार से इस तरह की पूछताछ को लेकर अब देश में नई तरह की बहस शुरू हो गई है। ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है आई सपोर्ट अर्नब इस टाइप से। अर्नब की विचारधारा, राजनीतिक विचारधारा उनके साथ साथ रखने वाले जो लोग हैं वो नामी पत्रकार खुलकर उनके समर्थन में आ गए हैं, जबकि बहुत से तथाकथित बड़े पत्रकार जो हैं इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला भी बता रहे हैं। और इंदिरा गांधी के द्वारा जो उस समय जो आपातकाल लगाया गया था, इमरजेंसी जो लगाई गई थी, उसको आज के माहौल से जोड़ करके देख रहे हैं और इसे कांग्रेस की राजनीति का तरीका भी बता रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जब भी बात अगर कहीं अभिव्यक्ति, आज़ादी और तमाम ऐसी चीज़ों की आती है अमलेंदु जी, तो सीधे आपातकाल और जो इंदिरा गांधी का दौर है उस दौर की बात आने लगती है। लेकिन ये नहीं देखा जाता है कि आज के दौर में हम किस तरह से जी रहे हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं, इस पर चर्चा ना करके सीधे हम इतिहास में चले जाते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, असल में आपने जो प्रश्न पूछे हैं इसमें कई प्रश्न हैं, तो मुझे लगता है कि इसका जवाब थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो मुझको थोड़ा समझ लीजिएगा। कई सारे प्रश्न हैं, बिल्कुल। जी हाँ, जी हाँ। एक तो पहली चीज़ ये है कि मुझे लगता है कि हमको पत्रकारों और एंकर के बीच में जो है वो लाइन खींचनी चाहिए। एंकर पत्रकार नहीं होता है, पत्रकार एंकर हो सकता है जी। तो अब जो मोस्टली जो लोग हैं वो एंकर हैं, वो पत्रकार नहीं है। वो चाहे अर्नब गोस्वामी हो, चाहे अंजना ओम कश्यप हो, चाहे सुमित अवस्थी हो, चाहे अमीश देवगन हो, ये सब एंकर हैं, ये एक भी पत्रकार नहीं है। और अर्नब गोस्वामी के साथ करेला और नीम चढ़ा ये है कि वो जो है स्वयं मीडिया के मालिक भी हैं। तो वो जो है वो मतलब एंकर की श्रेणी से भी ऊपर निकल गए हैं, वो मीडिया के मालिक हैं। और मीडिया मालिक के साथ साथ अर्नब गोस्वामी जिस तरीके से एंकरिंग करते हैं, वो साफ तौर से बाउंड्री लाइन से वो खींच देते हैं और वो एक पार्टी के प्रवक्ता की तरीके से ही जो है वो वहाँ रिएक्ट करते हैं, उसी तरीके से बात करते हैं। और अच्छी बात यह है, मैं अर्नब की ये तारीफ करना चाहूँगा कि वो अपनी इस कला को और अपनी इस बात को छुपाते भी नहीं हैं। उन्होंने जिस दिन अपना ये रिपब्लिक भारत हिंदी का चैनल शुरू किया, इत्तेफाक से उनकी जेवट थी, जो पहली पूछता है भारत, मैं भी उसमें शामिल था। और मेरे ऊपर जो टैग चलाया गया वो अर्नब के खिलाफ करके वो टैग चलाया गया, मतलब उनके साथ। अच्छी बात वहाँ ये है कि अर्नब चीखते हैं तो आपको भी पूरा मौका है कि आप अर्नब के ऊपर चीख सकते हैं पूरे तरीके से, और अर्नब को आप जवाब दे सकते हैं। असल में उस दिन जो घटना हुई, मुझे लगता है कि उसमें अर्नब से ज़्यादा दोषी आचार्य प्रमोद कृष्णन हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, वहाँ बैठे हुए थे। 25 मिनट तक अर्नब जो थे बकवास करते रहे और आचार्य प्रमोद कृष्णन जो थे खामोश बैठ के सुनते रहे, जबकि बोलने पे कोई पाबंदी नहीं थी। पहली चीज़ तो ये है। तो इसलिए कांग्रेस को जो है अपने उनके नेता जो वहाँ पहुँच जाते हैं मुंह दिखाने के लिए, अर्नब से दोस्ती निभाने के लिए, पहले कांग्रेस अपने उन नेताओं को ठीक करे और घर के अंदर बैठाना सिखाए। जब कांग्रेस ने बाइकाट किया हुआ है डिबेट्स का, आचार्य प्रमोद कृष्णन कैसे पहुंच गए डिबेट पे? कांग्रेस ने कोई सवाल जवाब किया आचार्य प्रमोद कृष्णन से आज तक? और प्रियंका गांधी के गुरु बनते हैं वो, समझे याद है, प्रियंका गांधी के गुरु हैं। तो मुझे लगता है कि पहले कांग्रेस जो है आचार्य प्रमोद कृष्णन को बुला करके सवाल जवाब करे। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि ये पहला मौका नहीं है कि इस तरीके की घटनाएं जो हो रही हैं, और जो लोग आज निकल करके आ रहे हैं अर्नब के समर्थन में और इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्वतंत्रता पे जो है हमला बता रहे हैं, ये सारे वो लोग हैं जो अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोंटता रहे हैं। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने लेखकों और साहित्यकारों को, जिन्होंने दाभोलकर और कलबुर्गी की हत्याओं के विरोध में जो थे अपने आवाज़ वापस किए थे, उनको आवाज़ वापसी गैंग कहा था। तो आवाज़ वापसी गैंग कहने वाले जो हैं वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थन में खड़े हुए हैं। बड़ी खुशी की बात है कि इनको भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समझ में आ गई है। लेकिन यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तब कहाँ चली जाती है कि जब उत्तर प्रदेश के ही नोएडा से संचालित होने वाले एक न्यूज़ चैनल के संपादक, सीईओ और उसमें डिबेट लेने वाले लोगों को उठा करके जेल भेज दिया जाता है रात में ही अचानक से, और कहीं कोई जो है आवाज़ नहीं उठती है। चूंकि जो है वो खबर जो थी वो आज योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ चलाई गई थी, और कहीं से जो था कोई आवाज़ नहीं उठाई गई किसी तरीके से। छत्तीसगढ़ में लंबे समय तक रमन सिंह की सरकार रही, जबरदस्त तरीके से पत्रकारों का वहाँ दमन हुआ, और जो एक भाजपा समर्थक अखबार समझा जाता है उसके भी पत्रकारों पर जो थे फर्जी मुकदमे लगाए गए, और आमने सामने वहाँ खूब तनातनी हुई। किसी ने भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का रोना नहीं रोया। तो जो लोग आज अर्नब के समर्थन में खड़े हैं वो अपने दिल के अंदर झांक करके देखें, क्या वो छत्तीसगढ़ में जब पत्रकारों का दमन हो रहा था उनके साथ खड़े थे?
अगर नहीं खड़े तो आज आपको जो है इस पर सवाल उठाने का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। दूसरी बात एक और है, जी अभी जो है दो रिपोर्ट्स आई हैं। एक है जो पेरिस स्थित एक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक संस्था है, उसने 22 अप्रैल को अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। उसमें कहा है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर के जो है उसकी रिपोर्ट है, उसमें भारत फिर जो है 2 पायदान नीचे सरक गया है। यानी 180 देशों की जो रिपोर्ट बनती है उसमें वो 142वें स्थान पर पहुंच गया है, और जबकि 2017 में ये 136वें स्थान पे था, और 2018 में 138वें, और 2019 में 140वें पायदान पे था। यानी आप देखिए 2 पॉइंट खिसक रहा है नीचे, हर साल सरक रहा है। और ये वो साल हैं जिस समय जो है आपातकाल को कोसने वाले और लोकतंत्र के समर्थक हमारे जो है प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जो है अच्छे दिन जो है लेकर के आ गए हैं, उस समय भारत में पत्रकारों पर ये जुल्म बढ़ रहे हैं। ये तो है अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट। इसी तरीके से एक भारत की ही संस्था है काज उसकी एक रिपोर्ट अभी जो थी पिछले दिनों जारी हुई कि जो सीए विरोधी आंदोलन हुआ उसके दौरान 2.5 महीने के अंदर जो थे मतलब करीब 3 दर्जन पत्रकारों पर अकेले दिल्ली और एनसीआर में हमले हुए। आप समझ लीजिए 2.5 दर्जन पत्रकारों पर दिल्ली एनसीआर में हमले हुए। ना अंजना ओम कश्यप का ट्वीट आया, ना अमीश देवगन का कोई ट्वीट आया, ना अर्नब गोस्वामी का ट्वीट आया, ना इन्होंने जो थी एक शब्द भी इस पे जो था अपने चैनल्स में कुछ बोला। आप अगर आज अर्नब के समर्थन में बोल रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको जो है इन पर भी बोलना चाहिए था। और ये सारे मामले जो थे, और उसके बाद जो दूसरा चुनाव शुरू हुआ वो शुरू हुआ जेएनयू पे जो हमला हुआ उसका, और उसके बाद फिर जो दिल्ली में जो सांप्रदायिक दंगे हुए, इन दोनों में भी था वो पत्रकारों को जबरदस्त तरीके से निशाना बनाया गया। और निशाना बनाए जाने वाले वही विचारधारा के लोग थे जो आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का रोना रो करके अर्नब के समर्थन में खड़े हुए हैं। इस पे भी जो है वो देखने की आवश्यकता है। एक और अंतर्राष्ट्रीय संस्था है सीपीजे, कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट, उसकी जो एशिया की जो कमेटी है उसकी अभी एक रिपोर्ट जारी हुई है, और उसकी रिपोर्ट ने ये दिखाया है कि जो भारत में जो है इस समय पत्रकारों पर दमन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और खासतौर से उत्तर प्रदेश में जहां माननीय साधु योगी आदित्यनाथ जी जो है मुख्यमंत्री हैं। और 11 मार्च से जब से ये महामारी अधिनियम लागू हुआ है उसके बाद से सीधे सीधे पत्रकारों को धमकी देने का शासन और प्रशासन दोनों ही तरफ से जो है घटनाएं बहुत तेजी के साथ बढ़ी हैं। और अब तो सीधे सीधे जो है जिलाधिकारी जो है वो फ़ोन करके कहते हैं कि माफ़ी मांगो वरना मुकदमे के लिए तैयार रहो। ये स्थितियां जो है ये हो रही हैं, और ये सारी चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो पत्रकारों की हैं ये उनकी तरफ से ये सामने निकल करके सामने आया है। तो मुझे लगता है कि जो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का रोना आज अर्नब के साथ में रो रहे हैं उनको निश्चित तौर पर इस पर जो है सवाल उठाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है, उनके मुंह में इस पर दही नहीं जमना चाहिए। एक और अन्य बात मैं इस पर जोड़ना चाहूँगा, सिर्फ बात इतनी ही नहीं है, बात यह है कि जो दूसरा खेमा है, जो लिबरल खेमा समझ लीजिए, या सब कह लीजिए एंटी अर्नब खेमा समझ लीजिए, या समझ लीजिए कि जो एजेंडा मीडिया है वो समझ लीजिए, जो गोदी मीडिया नहीं है वो समझ लीजिए, उनके लोगों के ऊपर भी जो है वो सवाल उठ रहे हैं और उठते रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो सवाल भी कोई किसी तरीके से शायद कुछ गलत नहीं है, हमको ध्यान देना चाहिए। एक तो बड़ी अच्छी बात ये हुई है कि जब से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने देश के अंदर ऐसा वातावरण पैदा कर दिया है कि जो तमाम पत्रकार पहले निष्पक्षता का चोला ओढ़ा रहते थे उनके अब खाकी नेकर खुल करके सामने आ गए हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है, और उनको जो है हमको बधाई देनी चाहिए कि जो निष्पक्षता की आड़ में छुपे रहते थे वो जो है खुल करके सामने आ गए हैं। तो निष्पक्षता नाम की चीज़ जो है वो कोई रह नहीं गई है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हमको सुधीर चौधरी की माननीय मोदी जी के साथ में सेल्फी बुरी लगती है, अगर हमको अमीश देवगन की अमित शाह के साथ सेल्फी बुरी लगती है, तो हमको रवीश कुमार की सेल्फी अखिलेश यादव के साथ भी बुरी लगनी चाहिए। ये मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, और इसलिए बुरी लगनी चाहिए, मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, शाहजहाँपुर में एक पत्रकार को जिंदा जलाया गया। बाद में एक वीडियो वायरल हुआ कि अखिलेश यादव एक पत्रकार के ऊपर हाथ चला रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा अखिलेश यादव ने एनडीटीवी के ही एक पत्रकार को बाकायदा नाम लेकर के बाहर निकाला, अब शब्दों का इस्तेमाल किया, और उसके बाद में जो रवीश कुमार जी का संस्थान है उसने बाकायदा अपना एक जारी किया था पत्र, उसका निंदा। उसके बाद भी अगर आप जो सेल्फी खिंचा रहे हैं तो मुझे समझ में नहीं आता कि इस सेल्फी का मतलब क्या है। मुझे लगता है कि हमको जो है जो दूसरे खेमे के लोग हैं उनको भी अपने अंदर झांक करके देखने की आवश्यकता है। और ये सही है कि आज अर्नब के बहाने अगर ये चीज़ें होंगी,
अब ठीक है, अर्नब खराब है, हम भी मानते हैं कि अर्नब खराब है, और इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। राजनीति के अंदर भी एक मर्यादा होनी चाहिए, और पत्रकारिता में तो खासतौर से एक मर्यादा होनी ही चाहिए, क्योंकि आप जो है वो राजनीतिज्ञ नहीं है। आपकी अपनी विचारधारा हो सकती है, मेरी अपनी विचारधारा हो सकती है, मैं मोदी जी का विरोधी भी हो सकता हूं, मैं मोदी जी का समर्थक भी हो सकता हूं, मैं किसी का भी समर्थक हो सकता हूं, लेकिन मैं अपनी भाषा की मर्यादा नहीं खो सकता। मैं मोदी जी की आलोचना भी करूंगा तो मेरी शब्दों की एक मर्यादा होगी, मैं तथ्यों के साथ करूंगा। बिल्कुल। मैं ये नहीं कहूंगा कि किरण बेदी जी से कि आप मुल्की खा लीजिए, मैं सोनिया गांधी को एंटोनियो माइनो नहीं कहूंगा। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो हैं हमको अंदर देखने की आवश्यकता है। और देखिए, निश्चित तौर पे आप किसी भी खेमे के हों, ट्रोल्स जो तैयार किए जा रहे हैं वो ट्रोल्स जो है वो दोनों खेमों के लिए नुकसानदेह हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर रवीश कुमार को गाली देते हैं, अगर आप सोशल मीडिया पर हमको गाली देते हैं, तो गालियां दूसरे खेमे के लोगों को भी मिल रही हैं। आप देखिए, पिछले दिनों अमीश देवगन ने जो था रोना रोया कि मुझे गालियां दी गई, उन्होंने बाकायदा कार्यक्रम किया अपना न्यूज़ चैनल पे, और जाहिर है कि गालियां दी गई थी, अच्छी गालियां नहीं थी, वो ठीक नहीं था। रूबिका लियाकत ने भी जो था एक FIR जो था उसके लिए कहा कि उनका जो एक वीडियो मॉर्फ करके किया गया। तो आप देखिए कि जो चीज़ें आप दूसरों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो कभी ना कभी आप पे भी हमला कर सकती है। भस्मासुर जब आप पैदा कर देते हैं तो वो आप पे भी अटैक करता है। मुझे लगता है जो अर्नब टाइप की पत्रकारिता है वो एक दिन जो है पत्रकार मीडिया संस्थानों को तो खाएगी ही, पत्रकारों का तो अहित करेगी ही, लेकिन जो लोग उसको बढ़ावा दे रहे हैं उनका भी एक दिन जो है वो निश्चित रूप से नुकसान करेगी। संभल के रहने की दोनों तरह आवश्यकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है, जैसा कि आप बता भी रहे थे, चाहे वो छत्तीसगढ़ के बस्तर के जंगलों के पत्रकारों की बात हो, चाहे जम्मू कश्मीर की घाटियों में जो पत्रकारों का हाल हो रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश है या बिहार है या पूर्वोत्तर के राज्यों में है, जहां भी अभिव्यक्ति की इस आज़ादी पर जिस तरह के हमले हुए हैं, हम सब तमाम लोग देख रहे हैं, देखते आए हैं। अभी भी जैसे कश्मीर की बात हम कर ही रहे थे, तो ये होते रहे हैं, और इन्हें उस समय जबकि ट्विटर पे ट्रेंड कराया जाना चाहिए, जो अभी हो रहा है नहीं वो नहीं कराया जाता, न ही इस पे चर्चा होती है, तब तो आसान सा तर्क ये दिया जाता है अमलेंदु जी कि कानून अपना काम कर रहा है। और इस वक्त जब कानून वाकई अपना काम कर रहा है, जब अर्नब का मामला है, तो उसमें जो है उसके मंशा पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। अर्नब गोस्वामी ने अगर पत्रकारिता के उसूलों पर चलते हुए टिप्पणी की होती, जिस पे हमें अभी इतनी बड़ी चर्चा कर लिए, और फिर भी उन्हें प्रताड़ित किया जाता, तब तो पत्रकार बिरादरी की इस पर चिंता समझ में आती। लेकिन अपने टीवी चैनल का इस्तेमाल उन्होंने देश का माहौल बिगाड़ने के लिए किया है, ये सब ने देखा है। पत्रकारों को तो इसी बात की चिंता करनी चाहिए कि देश में राजनीतिक दलों के एजेंडे को पूरा करने के लिए कुछ लोगों को पत्रकारों की तरह पेश किया जा रहा है, जिसमें पत्रकारिता का माहौल बिगड़ रहा है, उन्हें उसके आदर्शों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोई अच्छी अंग्रेजी बोल लेता है, या सत्ता में बैठे हुए लोगों से अच्छे संबंध हो, या अपने चैनल पर बुलाकर समाज के नामी लोगों से चिल्लाकर बात कर ले, इससे कोई बड़ा पत्रकार नहीं हो जाता है, जो हम रोज देख रहे हैं, हर शाम देख रहे हैं। असल पत्रकार तो वही होता है जो देश हित में और जनहित में दोनों का ध्यान रख करके, यानी देश हित का ध्यान रख करके और जनहित का ध्यान रख करके, और तथ्यों के साथ, सत्ता के फायदा और नुकसान से अलग होकर के निष्पक्षता और सच्चाई के साथ अपनी बात कहे, वही सच्चा पत्रकार हो सकता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी ऐसे ही पत्रकारों के दम पर सुरक्षित रहती है। सत्ता के गलियारों में हाजिरी लगाने वालों से अभिव्यक्ति की आज़ादी सुरक्षित कतई नहीं रह सकती। तो अमलेंदु जी, आपने बहुत ही विस्तार से जो आज हम लोग चर्चा कर रहे थे, खासकर अभिव्यक्ति की आज़ादी, इसमें जो पालघर का मामला है, चाहे बुलंदशहर का मामला है, चाहे अर्नब गोस्वामी का मामला है, और देश की जो स्थिति है, सियासी जो नफ़ा नुकसान की बातें हैं, इन तमाम चीज़ों पर आपने बेबाकी से अपनी राय रखी, अपनी बात रखी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक हमें सुना, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और देखते रहिए टीवी लाइव। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर करिए, शेयर करना ना भूलिए। और जिन साथियों ने, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उस पर जाइए, उसे क्लिक कीजिए, और जो बेल है उसको भी क्लिक करना ना भूलिए, ताकि हमारे जितने भी वीडियो अपडेट होते हैं, अपलोड होते हैं, उसकी सूचना आप तक आ जाए। तो सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।